हेलो टीचर्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सभी बहुत बहुत मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, आज हम सभी फिर से बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने जा रहे हैं और आज हम सभी 30 क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, पहले के वीडियोज़ में हम लोग मात्र 10-10 प्रश्न को ही कर रहे थे, जबकि आज के वीडियो में हम लोग 30 प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। ओके, इससे पहले कि यह वीडियो शुरू करें, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए, पहली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है अपना, एक 3.5 साल के बच्चे को बचपन से अपनी बात कहने में कठिनाइयाँ होती थी। उसके माता-पिता हमेशा सोचते थे कि वह ठीक से बोलने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन जैसे-जैसे वह बड़ा हुआ, उसे बोलने में गंभीर समस्याएँ होने लगीं। उसे कौन-सी सीखने की अक्षमता है? तो यहाँ बोलने से रिलेटेड समस्या है, तो डिस्लेक्सिया नहीं होगा, डिस्ग्राफिया भी नहीं होगा, डिस्फेजिया होगा। 3 नंबर आंसर हमारा जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। डिस्पेक्सिया भी नहीं होगा, तो 1 नंबर का जो ऑप्शन है सही ऑप्शन हो जाएगा डिस्फेजिया, जो ऑप्शन 3 है। समझ में आया आप सभी को? ये अधिगम अक्षमता वाला चैप्टर से पूछा गया सवाल था। इसका क्लास चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग जाके ज़रूर देख लें। उसमें सारे ही अक्षमताओं के बारे में बताया गया है और अच्छे से बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन अपना है, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ते हैं, यह किसने कहा है? भाषा विकास के बारे में और संज्ञानात्मक विकास के बारे में, दोनों के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों बात करते हैं, परंतु यहाँ पे बात क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में आगे बढ़ते हैं। इसकी बात कौन करते हैं? इस लाइन पे ध्यान देने की बात है कि एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ते हैं, यह बात किसने किया है? तो यह बात जो है वो लेव वाइगोत्स्की करते हैं अपने थ्योरी में कि भाषा और संज्ञानात्मक विकास जो है वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि पियाजे बोलते हैं कि पहले भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास में अहम रोल निभाता है। ओके, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो लेव वाइगोत्स्की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। प्रश्न 3 है हमारा, एक शिक्षक कक्षा में समय समय पर उन विषयों की परीक्षा लेता है जो वह कक्षा में पढ़ाता है। वह छात्रों को वह छात्रों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देता है, जिसका उपयोग उनके सीखने को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। यह किसका उदाहरण है? तो इस वाले क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि शिक्षक अपने पढ़ाने के बाद समय समय पर उस विषय का परीक्षा लेता है और उसके बाद बच्चों को बताता है कि कहाँ पे क्या कमी है, क्या कैसे और पढ़ना चाहिए। तो इससे यह किस प्रकार का मूल्यांकन है, इसके बारे में पूछ रहा है यह क्वेश्चन। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है अधिगम का मूल्यांकन। बिल्कुल नहीं, अधिगम का मूल्यांकन नहीं है यह। इसमें अधिगम के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है कि अधिगम को कैसे बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक आ गया। फीडबैक का बात कर रहा है कि फीडबैक देता है जिससे वह लर्निंग को, अपने अधिगम को बेहतर कर सके, स्टूडेंट अपने लर्निंग को बेहतर कर सके। अगर यहाँ पे ये फीडबैक शब्द नहीं रहता तो हम एक बार को सोच सकते थे अधिगम का मूल्यांकन, बट इस फीडबैक के चलते यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। ओके, जो ऑप्शन 2 है। यहाँ पे अधिगम के रूप में भी मूल्यांकन नहीं होगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन भी नहीं होगा। ओके, इसी में इसका बात किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किस उम्र के बच्चे बच्चे शब्द के खेल में शामिल हो सकते हैं और शब्दों के खेल से जुड़े चुटकुले और पहेलियां पसंद कर सकते हैं? तो शेषवावस्था में तो होगा नहीं। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 से 6 वर्ष का काल होता है। तो 2 से 6 बीच में यहाँ पे 3 साल दिया हुआ है और यहाँ पे 7 साल भी दिया हुआ है। तो 3 साल का बच्चा तो शब्द के बारे में अभी धीरे-धीरे सीख ही रहा होता है। यहाँ चुटकुले और पहेलियाँ पसंद करने की बात कर रहा है, उसके साथ खेलने की बात कर रहा है। तो 6 साल के आस-पास यहाँ पे 7 साल ऑप्शन है, जो कि राइट सबसे सटीक आंसर होगा। तो हम 7 साल के साथ पे जाएँगे यहाँ पे कि जो 7 साल का बच्चा है वो इस तरह के चुटकुले और पहेलियों में ज़्यादा रुचि लेंगे बजाए कि 3 साल के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, क्या है? कोलबर का सिद्धांत से है कि कोलबर के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना किसने किया है, उसके बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। तो ड्रेवर साहब नहीं करते हैं, वाइगोत्स्की साहब भी नहीं करते हैं और क्रो एंड क्रो भी नहीं करते हैं। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा वो कैरल गिलिगन हो जाएंगे। ओके, इन्हीं ने इनके थ्योरी का जो है आलोचना की है। चलिए, ये बिल्कुल ही मेमोराइजेशन वाला क्वेश्चन है, इसको
आप भूल भी जाएँ तो चलेगा, कोई बात नहीं है। चलिए 6 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। संरक्षण, वर्गीकरण, क्रम में लगाना जैसे शब्द जीन पियाजे की किस अवस्था में उपयोग किए जाते हैं? इस तरह के क्वेश्चन भर-भर के पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, खासकर हमारे सीटेट एग्ज़ाम में। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए एक बार। किसके बारे में बात हो रहा है? क्लासिफिकेशन, सीरिएशन और कंज़र्वेशन के बारे में कि किस स्टेज में इसकी बात होती है। ओके? तो इसकी बात जीन पियाजे संवेदीप्रक अवस्था में करते हैं? बिल्कुल नहीं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करते हैं? बिल्कुल नहीं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करते हैं? बिल्कुल हाँ। इसी अवस्था में बच्चे में क्लासिफिकेशन, सीरिएशन और कंज़र्वेशन की बात जीन पियाजे करते हैं अपने थ्योरी में। तो 4 नंबर भी इसका उत्तर नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ओके, चलिए 7 नंबर में आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? सुषमा का बच्चा भाषा अधिगम एवं अधिग्रहण विकास के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। भाषा अधिगम और अधिग्रहण, भाषा के बारे में बात हो रही है कि लैंग्वेज को कैसे लर्न कर रहा है, और एक्वाइजिशन के बारे में बात हो रहा है। उसके अनुसार से भाषा अधिगम और अधिग्रहण को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण दौर है, सेंसिटिव पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड है। तो उसके बच्चे की उम्र क्या हो सकती है, इसके बारे में फिर से यहाँ पे जो हम आंसर को देखेंगे वो लगभग मैं इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड, जो कि हमारा होता है 2 से 6 वर्ष के बीच में। ओके, तो 2 से 6 वर्ष के बीच में यहाँ पे क्या-क्या दिया हुआ है? एक 4 साल दिया हुआ है और एक 7 साल दिया हुआ है। तो ये दोनों तो होगा नहीं, तो हमारा जो आंसर हो सकता है वो 4 साल हो सकता है और 7 साल हो सकता है। तो सही मायने में अगर हम लोग देखा जाए तो शिशुआवस्था के जस्ट बाद जब बच्चे अ, पड़ोसियों के साथ घुलते-मिलते हैं, अपने यानी कुछ-कुछ भाषाओं को सीखते हैं, तो वो पीरियड सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जो कि हमारा 4 साल हो जाएगा। यहाँ पे हम 7 साल के पास नहीं जाएँगे, क्योंकि 7 साल में बच्चा बहुत कुछ सीख चुका होता है भाषा के रूप में। इसीलिए हम लोग जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड है भाषा अधिग्रहण और अधिगम के लिए, वो हो जाएगा यहाँ पे 4 साल। ओके? 4 साल का काल जो होगा वो हो जाएगा। 3 से 4 साल के बीच में जो है सबसे अधिक क्रिटिकल है। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को हमें ध्यान से और अच्छे से बनाना होता है। कई बारी हमें अपना बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ओके? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 साल। हालाँकि इस तरह का ऑप्शन नहीं देना चाहिए एग्ज़ाम में, लेकिन अगर देता है तो हमें इस तरह से सोचना पड़ेगा कि कौन-सा समय सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। 7 साल भी सही है भाषा और भाषा के अधिग्रहण और अधिगम के लिए। सबसे सबसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन क्रिटिकल है, बट सबसे ज़्यादा क्रिटिकल यहाँ पे 4 साल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 है हमारे पास, कक्षा 8 की छात्रा रूही अपने सहपाठियों से इस मायने में अलग अलग है कि वह हमेशा एक समस्या के कई समाधान सोचते हैं। इस शब्द पर ज़्यादा ध्यान से सोचिएगा कि वह कई समाधान का बात कर रहा है यहाँ पे। किसी समस्या को लेकर कई तरह के समाधान सोचते हैं। ओके, जिनमें से कई मूल समाधान होते हैं। रूही एक किस तरह की विद्यार्थी है कि कोई एक समस्या है, उसके बारे में कई तरह के वो तरह-तरह के सॉल्यूशन को सोच पाती है। ओके, तो वह जो है वो किस तरह के विद्यार्थी हैं? एक रचनात्मक विचारक, क्रिएटिव थिंकर है। दूसरा अभिसारी विचारक, कन्वर्जेंट थिंकर है। तीसरा कठोर विचारक और चौथा अहम केंद्रीय विचारक। तो ये दोनों तो होगा नहीं। अब यहाँ पे जो रचनात्मक विचारक हम लोग पढ़ चुके हैं कि रचनात्मक विचारक जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से रचनात्मकता का विकास होता है, और यहाँ पे उसी चीज़ का बात हो रहा है कि कोई एक समस्या है और वह उसके अनेकों सॉल्यूशन को सोच पा रहे हैं, उस पर विचार कर पा रहे हैं। तो ये रचनात्मकता से, और इसी को तो डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होगा यहाँ पे, अभिसारी विचारक नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक विचारक, यानी क्रिएटिव थिंकर। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 होगा, जिसका क्रिएटिव थिंकिंग से मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग से है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। 9 क्या है अपना? उचित प्रश्नों सुझावों से बच्चे की समझ को उस बिंदु से कहीं आगे बढ़ाया जा सकता है जिस तक वह अकेले पहुंच सकता था। उपरोक्त कथन किस निर्माण को उजागर करता है या फिर बताता है? तो हम सभी वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत हैं उसमें पढ़ चुके हैं कि वह किसकी बात करते हैं? जेडपीडी की बात करते हैं, जिसमें वह बोलते हैं कि बच्चे अधिकतम अपने से कहाँ तक जा सकता है, उसके बाद हम अगर उसे सहायता प्रदान करें तो वो उससे भी आगे बढ़ सकता है, जिसे हम बोलते हैं समीपत विकास का क्षेत्र। ओके, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। 1 नहीं होगा, संतुलन भी नहीं होगा, संरक्षण भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 है हमारे पास, रयान नामक एक छात्र ने दूसरे छात्र की पेंसिल चुरा ली और उसके एक दोस्त राहुल ने इस घटना को देखा।
यह रायान और राहुल दोनों के लिए अच्छे और बुरे की स्थिति है। यह स्थिति उसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सिंपल सी बात है, अच्छे और बुरे की बात हो रही है कि हम किसी भी सिचुएशन को अच्छे और बुरे के रूप में कब देखते हैं, जब किस क्षेत्र में बात किया जाता है इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मोरलिटी से संबंधित है यह। तो मोरल डेवलपमेंट होगा, नैतिक विकास होगा। संज्ञानात्मक विकास नहीं, भाषा विकास नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक विकास नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोरल डेवलपमेंट। अगर यह ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहता तो हम सोशियो कल्चर डेवलपमेंट की ओर जा सकते थे, परंतु जो इसका राइट आंसर होगा वो मोरल डेवलपमेंट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न है अपने पास, डैश अवस्था में बच्चे नियमों को अधिकार द्वारा दिए गए नियमों के रूप में देखते हैं और ये नियम अस्थायी अपरिवर्तनीय होते हैं और इनका सख्ती से पालन करना आवश्यक है। तो यहाँ पे बात हो रहा है उस अवस्था का जब बच्चे क्या सोचते हैं कि जो नियम है, जो कुछ भी समाज में नियम है, वो ईश्वर द्वारा या माता पिता या शिक्षक जिसके द्वारा भी बनाए गए हैं वो अपरिवर्तनीय है और उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वह किस अवस्था में है उसकी बात यहाँ पे हो रहा है। तो क्या यह ऑटोनोमस मोरालिटी में? बिल्कुल नहीं। हेटेरोनोमस मोरालिटी में? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो हेटेरोनोमस मोरालिटी होगा, जो कि पहला स्टेज है। किसके द्वारा दिया गया है? या जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। पहला स्टेज है, जबकि बच्चे क्या सोचते हैं कि जो नियम है, रूल्स हैं, वो परमानेंट होते हैं, उसे हम बदल नहीं सकते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विषम नैतिकता। चलिए, ये तीनों ही नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, रामू नाम के एक बूढ़े व्यक्ति को प्रतिष्ठा की कुछ जरूरतें हैं और वह अपने जीवन में उपलब्धि की भावना चाहता है। ओके, ऐसा स्टेज में है जब उसे प्रतिष्ठा चाहिए और क्या चाहिए? उपलब्धियां चाहिए, उपलब्धियों की भावना को रखते हैं। मैस्लो के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत के अनुसार वह किस अवस्था में है? तो सिंपल सा इसका तो ऑप्शन देख के ही हम लोग सही कर सकते हैं कि एस्टीम नीड की आवश्यकता वाले स्टेज में वह है, जिसे हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे? सम्मान की आवश्यकता वाले स्टेज में। ओके, चलिए ये सारे आंसर यहाँ पे गलत हैं। 2 नंबर उत्तर इसका सही है कि उसे सम्मान की आवश्यकता है, प्रतिष्ठा की आवश्यकता है, उपलब्धि की भावना वह रखते हैं। तो 2 नंबर आंसर इसका जो है वो सही हो जाएगा, एस्टीम नीड की स्टेज में है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा, यहाँ पे देखिए उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जो पहला स्टेज है वो है साइकोलॉजिकल, दूसरा है सेफ्टी, तीसरा है लव एंड बिलोंगिंग और फोर्थ है यहाँ पे एस्टीम नीड, और इसी में वह व्यक्ति है। ओके, और सबसे लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, नूर अपना टिफिन स्कूल लाना भूल गई। एक बच्ची है जो कि अपना टिफिन लाना भूल गई स्कूल में, और उसने तान्या से अपना टिफिन साझा करने के लिए कहा और कहा तुम्हें आज मेरे साथ टिफिन साझा करना चाहिए क्योंकि मैंने कल अपना टिफिन तुम्हें साझा किया था। ओके, तो एक बच्ची भूल जाती है तो वो अपने सहपाठी या दूसरे से बोलती है कि हमें अपना टिफिन दो क्योंकि मैंने तुम्हें कल खिलाया था। ओके, तो ये जो है ये कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन जो है ये किस सिद्धांत के अनुसार है, इसको हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसमें बच्चे किसकी बात करते हैं कि तुम मुझे ये दो मैं तुझे वो दूंगा, यानी एक के बदले एक, देने के बदले लेना। ओके, तो ये जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्री कन्वेंशनल स्टेज हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। क्या है, एक प्राथमिक शिक्षक आमतौर पर अपनी कक्षा के मांगों को अनदेखा करता है। ओके, और शिक्षक केंद्रित शिक्षण पद्धति के माध्यम से पढ़ाता है। क्या करता है? एक टीचर अपने जो क्लासरूम में जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको छोड़कर वो अपने अनुसार क्लासरूम को आगे बढ़ाता है। आपके अनुसार अनदेखा करने के बजाय उसे उन अनुभवों पर ध्यान देना चाहिए जो एक बच्चा अपने साथ लाता है। तो हमें एज ए टीचर क्या करना चाहिए? उनके जो अनुभव है उनको अनदेखा करते रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कभी ना सुनना चाहिए? बिल्कुल नहीं। केवल सिखाते रहना चाहिए सब कुछ छोड़ के? बिल्कुल नहीं। वो जो अनुभव लाते हैं उन पर निर्माण करना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा महत्व प्रदान करनी चाहिए। तो जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, बिल्ड ऑन। ओके, तो उनके एक्सपीरियंसेस को हमें क्या करना चाहिए? बिल्ड ऑन करना चाहिए, ना कि अनदेखा करना चाहिए। इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं 15 पे। क्या है, एक बच्चे का तर्क है कि हैंज को दवा चोरी नहीं करनी चाहिए, जो दवा वह लाता है अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए।
क्योंकि अगर वह ऐसा करेगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। यहाँ भी बच्चा का मानना है कि बच्चा ऐसा सोच पाता है कि अगर कोई गलत कार्य है तो उसे नहीं करना चाहिए, जो रूल्स है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो कोलबर के अनुसार बच्चा का नैतिक समझ किस अवस्था में आता है वो हमें बताना है। ओके, इसका ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास, बिल्कुल नहीं, गलत है। साधन उद्देश्य अभिविन्यास, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। थर्ड है व्यक्तिगत उपकरण वाद और विनिमय, ये भी नहीं होगा। इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, ये भी नहीं होगा। और लास्ट है हमारा दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, यही सही आंसर होगा कि अगर आप गलत करेंगे, रूल्स तोड़ेंगे तो आपको दंड मिलेगा, आपको आज्ञा का पालन करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन स्टेज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 पे, 16 पे क्या है। एक बच्चा आमतौर पर खुद से बात करता है, खुद से बात कर रहा है। उसकी माँ लेव वाइगोत्स्की की अनुयायी है, इसीलिए वह अपने बच्चे के साथ होने वाले इस मौखिक संवाद को इस प्रकार संदर्भित करती है। तो लेव वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत में क्या बोलते हैं कि बच्चा जो खुद से बात करते हैं उसे क्या बोला गया है, व्यक्तिगत वार्ता या फिर इनर स्पीच बोला गया है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। और वे बोलते हैं कि यह जो है, यह बात उन्हें अपने कार्यों को करने में मदद करता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता, या फिर उसे ही हम लोग इंग्लिश में प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, डायरेक्ट वाइगोत्स्की नहीं बोलकर उसकी माँ से रिलेट कर दिया गया है कि उसकी माँ ऐसा सोचती है क्योंकि वह लेव वाइगोत्स्की के अनुयायी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। 17 है, सुमित के पिता आमतौर पर अपने बेटे को रेसिंग कार देता है और अपनी बेटी को बारबी देती है, यानी डॉल वगैरह देती है। इसीलिए खिलौनों, कपड़ों के सामान, घरेलू सामान, व्यवसायों और रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ जोड़ने की यह प्रक्रिया किसका प्रदर्शन करता है। मान लीजिए हम सभी या फिर अपने घरों, अपने समाजों में हम लोग ऐसा अक्सर देखते हैं कि जो बॉय है उसको रेसिंग कार या फिर खेलने के लिए क्रिकेट बैट, फुटबॉल, एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि बाहर जाने वाली चीज़ें हों वो सब दिया जाता है। जबकि गर्ल्स को, अगर हम बात करें गर्ल्स चाइल्ड को क्या दिया जाता है, अक्सर डॉल वगैरह खेलने के लिए लाया जाता है। या फिर कपड़े में भी अलग अलग प्रकार के चीज़ों को हम लोग डिवाइड करे हुए हैं, रखे हुए हैं। रंग के बारे में भी अगर बात करें तो लड़कियों के लिए हम लोग अलग रंगों को बोल देते हैं कई बारी, जो कि नहीं करना चाहिए, गलत है। तो ये जो चीज़ें हैं ये किस चीज़ को बढ़ावा देता है या किस चीज़ के बारे में बताता है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो ऑप्शन है पहला जेंडर रेलेवेंस, बिल्कुल नहीं। दूसरा है विकसित लिंग पहचान, बिल्कुल नहीं। लिंग रूढ़िवादिता, बिल्कुल हाँ। ये जो ऊपर का प्रश्न है इसमें लिंग रूढ़िवादिता के बारे में बताया गया है, लिंग सिद्धांत बिल्कुल नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जेंडर स्टेरियोटाइपिंग हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि आप प्राथमिक कक्षा के शिक्षक बनते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। यह बताना चाहिए कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों को समान और महत्व होता है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा हमें बताना चाहिए और खुद समझना भी चाहिए कि सभी संस्कृति और सभी तरह के बच्चों का सम्मान और महत्व होते हैं। ओके, 2 नंबर ऑप्शन क्या है देख लेते हैं, आगे का हो सकता है कोई और भी ऑप्शन सही हो इसमें। छात्रों के बीच तुलना को अधिकतम करें, बिल्कुल नहीं, तुलना तो बिल्कुल नहीं करना है। कंपैरिजन बहुत बहुत नेगेटिव वर्ड है, हमें बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। ओके, थर्ड नंबर ऑप्शन है कुछ संस्कृतियों से संबंधित छात्रों को बढ़ावा देना चाहिए, नहीं, कुछ नहीं, सभी संस्कृतियों से संबंधित बच्चों को बराबर महत्व देना चाहिए। छात्रों के बीच सांस्कृतिक अंतर और विविधता को अनदेखा करना चाहिए, नहीं, अनदेखा नहीं करना चाहिए, हमें सभी को साथ लेके चलना चाहिए। ओके, तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे बाकी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निम्नलिखित में से किस निर्माण की वकालत करता है, किसकी बात करती है, कौन, राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट 2009। पहला ऑप्शन है मेन स्ट्रीम की बात, मुख्यधारा की, बिल्कुल नहीं। एकीकृत शिक्षा की, एकीकृत शिक्षा भी नहीं। समावेशी शिक्षा की, बिल्कुल हाँ। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करती है, सभी को साथ में लेकर चलने का बात करती है, साथ में लेकर शिक्षा देने की बात करती है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ इंटीग्रेट नहीं करना है, सिर्फ साथ ले नहीं आना है, सभी को एक साथ
एक तरीके से नहीं, अलग अलग तरीके से बच्चों को ध्यान में रखकर हमें शिक्षण अधिगम कार्य को करना है। पृथक्करण तो बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है, जो है इंक्लूसिव एजुकेशन। प्रश्न संख्या 20 है हमारे पास, क्या है? डैश वह दर्शन है जिसके अनुसार सभी बच्चों को नियमित स्कूल प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। पिछला प्रश्न और ये प्रश्न एक तरह से देखा जाए तो सेम है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऐसा फिलॉसफी जो क्या बोलता है कि सभी बच्चों को एक साथ में शामिल करना है और एक साथ शिक्षा भी प्रदान करना है, ओके, और बच्चे को ध्यान में रखकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन हो जाएगा, समावेशी शिक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, बाकी सब यहाँ पे गलत ऑप्शन है। मुख्यधारा विशेष शिक्षा तो बिल्कुल नहीं, बहु सांस्कृतिक शिक्षा बिल्कुल नहीं। तो जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा इंक्लूसिव एजुकेशन। चलिए, इसी स्पेशल एजुकेशन के बारे में भी बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 पे। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया नहीं है जिसके माध्यम से सार्थक अधिगम होता है? यहाँ पे मीनिंगफुल लर्निंग की बात हो रही है। और कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण प्रक्रिया नहीं है, ये पूछा गया है। चलिए, यानी एक ऑप्शन इसमें से गलत है, उसको हमें चूज करना है। क्या है? पहला ऑप्शन है अन्वेषण और अंतःक्रिया, बिल्कुल सही है। अन्वेषण और अंतःक्रिया से जो मीनिंगफुल लर्निंग है उसको बढ़ावा मिलता है, बच्चे अच्छे से समझ और सीख पाते हैं। स्मरण और स्मरण, बिल्कुल रटने का बात यहाँ पे हो रहा है। जहाँ रटने का बात हो उसे देखते ही गलत कर दीजिए। राइट आंसर यही है, होना चाहिए हमारा। आगे का ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। क्या रहा है? दोहराव और अभ्यास करना सही बात है, हालांकि इससे भी रटने पर जोर मिलता है, परंतु रटना जो है वो बिल्कुल नेगेटिव टर्म है। यहाँ पे हम अभ्यास की बात करें तो ये सही है, ओके। निर्देश और निर्देशन, ये भी सही है। डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ये भी सही है। तो 21 का जो है वो 2 हो जाएगा राइट आंसर, कि रटने पर जोर नहीं देना है, रटने से सार्थक अधिगम नहीं होता है, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होता है। तो रोट लर्निंग यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 किस समझ से प्राप्त करता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 जो है वो किस पर बेस्ड है, वो पूछा गया है। संज्ञानात्मक सिद्धांत पे बिल्कुल नहीं, मानवतावाद पे बिल्कुल नहीं, व्यवहारवाद पे नहीं, रचनावाद पे। सही आंसर है यहाँ पे रचनावाद, ओके। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? सुषमा यूपीएससी परीक्षा में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यूपीएससी की तैयारी कर रही है और उसे पास होना है, वो ठान ली है। उसका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, वो भी यह जानती है कि वह आर्थिक रूप से उसके जो परिवार है वो मजबूत नहीं है। इसका मतलब वह प्रेरित है, काफ़ी प्रेरित है कि हमें ये काम को करना ही है, पास होना है। लेकिन उसने कभी पढ़ाई शुरू नहीं की, लेकिन वो सब कुछ जानते हुए भी पढ़ाई नहीं कर रही है, शुरू ही नहीं कर रही है। अभिप्रेरणा के चक्र से वह किस चरण में कमी महसूस करती है? तो वह कौन से चरण में कमी महसूस कर रही है, वो बताना है। तो आवश्यकता है, वो जान चुकी है कि हमें क्या करना है। प्रमोद भी है, ड्राइव भी है, वो जान चुकी है, उसको ड्राइव मिल गया है कि हमें इस काम को करना है, नहीं तो आगे में हमें समस्याएं होंगी। उत्तेजना भी है, अराउजल तो आ ही चुका है, परंतु वो दिशा निर्देशित व्यवहार नहीं कर रही है। तो ये तीनों ही गलत ऑप्शन है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है कि वो दिशा निर्देशित व्यवहार नहीं कर पा रही है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में कमी है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? अच्छा, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत अधिक देखे जा रहे हैं। चलिए इसको समझते हैं। क्या है? दुनिया भर की अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां बहुत कम उम्र में खिलौने के रूप में गुड़िया चुनती है, जबकि लड़के कारों से खेलना पसंद करते हैं। फिर से वही क्वेश्चन जो हम लोग पीछे डिस्कस किए थे उसी से रिलेटेड है। क्या है कि दुनिया भर के बहुत सारे अधिकांश संस्कृतियों में क्या होता है कि लड़के कार से खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट से खेलना पसंद करते हैं, फुटबॉल आउटडोर गेम्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जबकि लड़कियां घर में ही गुड़िया गुड़िया खेलती है वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों को देखा जाता है। कारण क्या दिया है यहाँ पे? बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर लड़के या लड़की के लिए क्या उचित माना जाता है, इसके बारे में जानकारियाँ व्यवस्थित करते रहते हैं। बिल्कुल सही है कि बच्चे क्या करते हैं, अपने संस्कृति के अनुसार वहाँ की क्या मान्यताएं हैं उसके अनुसार से अपने संज्ञान में उसको लेते रहते हैं, समझते रहते हैं और उसी अनुसार से अपने कार्यों को करते हैं या चुनते हैं। जो भी है, कारों से खेलना, गुड़िया को पसंद करना, वो अपने समाज के अपेक्षाओं के आधार पर करते हैं। तो ये क्या है? दोनों ही सही है, अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, और एक दूसरे को यानी अभिकथन को कारण जो है वो सेटिस्फाई भी कर रहा है, ओके। तो इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ए और आर दोनों गलत हैं, बिल्कुल नहीं। ए आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है 2 नंबर। ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो 24 का जो है वो 2 सही आंसर है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट
एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 क्या है? शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक सोच को सुविधाजनक बनाने के लिए शिक्षकों को उनमें विविध स्थितियों और अलग अलग दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। सही है, हम किसी बच्चों के आलोचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? अलग अलग स्थितियों, विविध स्थितियों और अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में बताना चाहिए, समझाना चाहिए। कारण क्या दिया है? विद्यार्थियों में भिन्नताओं के बीच बातचीत में संलग्न होने के कारण वे आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। सही बात है, अलग अलग तरह की चीज़ों के बारे में सोचना समझने से ही उसमें आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की समृद्धि होगी। तो यहाँ भी ए और आर बिल्कुल सही है और एक दूसरे अभिकथन जो है, कारण जो है वो अभिकथन का सही सही व्याख्या कर रहा है, जो कि ऑप्शन 2 है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा अनुसंधानों ने लड़कियों को काफी व्यवस्थित अवमूल्यन किया है क्योंकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद गणित में महारत हासिल करने में असमर्थ हैं। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो यहाँ पे बात हो रहा है लड़कियों की कि किस प्रकार से वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी वो महारत हासिल नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीजन है उसका। ओके, चलिए देखते हैं। ऑप्शन क्या दिया है? लड़कियों का गणित में खराब प्रदर्शन, उनमें व्याप्त गणित का डर, बिल्कुल नहीं, गणित का डर तो है ही नहीं, तो वो अच्छा प्रदर्शन कैसे कर दी। गणित अपनी प्रकृति से एक पुरुष प्रधान है, बिल्कुल नहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि गणित सिर्फ पुरुषों के लिए बना है। थर्ड नंबर ऑप्शन है समाज की लिंग आधारित संरचनाओं ने इस विश्वास को जन्म दिया है कि लड़के समस्या समाधान के लिए अधिक नवीन रणनीतियों का उपयोग करते हैं और इस प्रकार उनकी वैचारिक समझ बेहतर होती है। बिल्कुल सही है, समाज ने ऐसा बना दिया है, ऐसा मन में भर दिया है कि लड़के तो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं जबकि लड़कियां नहीं होती है। तो इसी कारण लड़कियों के मैथ्स में अच्छे होने के बावजूद भी वे मास्टरी हासिल उसमें नहीं कर पाते हैं। भले आजकल जो है वो इस तरह की चीज़ों को बहुत हद तक कम किया जा चुका है और अभी भी कम हो ही रहे हैं, परंतु यही सही चीज़ है, समाज की यही खूबियाँ हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? अभिकथन है यहाँ पे, बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होगा शिक्षकों को उतने ही अधिक निर्देश देने चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कार्य कर सकता है शिक्षकों को उसकी कम मदद करनी चाहिए। सही है, अगर बच्चा को किसी चीज़ में दिक्कत हो रही है तो हमें उसे हेल्प करते रहना चाहिए ताकि वो उस चीज़ को कर सके। फिर जैसे जैसे वो धीरे धीरे सीखने लगेगा हमें अपने हेल्प करने की आवृत्ति को कम कर देना चाहिए धीरे धीरे, ताकि वो खुद से कार्य को करे और सीखे। कारण क्या है? आईक्यू की गणना करके बुद्धिमत्ता को सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। अच्छा, यहाँ आईक्यू की बात कर दिया है तो बिल्कुल ही अभिकथन से आर जो है वो अलग है और उसकी व्याख्या नहीं करता है। ओके, बाकी आर जो है वो सही है कि आईक्यू से हम लोग बुद्धिमत्ता को सटीकता से नहीं माप सकते हैं, बिल्कुल सही है, परंतु इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। ओके, ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ओके, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। एक नंबर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। ओके, तो 27 का 1 जो है वो राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 पे। 28 क्या है? 4 वर्षीय रिया एक ही समय में लंबे और चौड़े बीकर में समान मात्रा में पानी डालते समय दो बीकरों की ऊंचाई और चौड़ाई को ध्यान में नहीं रख सकती है। अच्छा, दो बीकर हैं, एक चौड़ा ज़्यादा है और एक लंबा ज़्यादा है, बाकी उसमें पानी उतना ही लेना है, दोनों का वॉल्यूम उतना ही है, परंतु एक बच्चा है जो कि इस चीज़ को नहीं समझ पाता है। कारण क्या दिया है? रिया जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। सही बात है कि रिया जो है वो जीन पियाजे के अनुसार से कौन से चरण में है? पूर्व संक्रियात्मक चरण में है, जहाँ पर कि बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि एक चौड़ा वस्तु है और एक लंबा, उससे ज़्यादा लंबा वस्तु है, लेकिन दोनों का वॉल्यूम अगर सेम है तो दोनों में उतना ही पानी या फिर उतना ही द्रव्य भरे जाएंगे, वॉल्यूम दोनों का सेम ही होगा। इस चीज़ को बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो वो कौन से अवस्था में होते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं। तो दोनों ही सही है और अभिकथन का आर जो है वो सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन एक यहाँ पे सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या है, बाकी सब गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन एक यहाँ पे सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है और ये सेकेंड लास्ट है अपना। अभिकथन क्या दिया हुआ है? एक शिक्षक कक्षाओं को इंटरेक्टिव बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करने का प्रयास करता है। ओके,
कारण क्या दिया हुआ है, सामाजिक संस्कृति संदर्भ सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही है, एक शिक्षक है जो कि समाज के आसपास यानी पर्यावरण से उदाहरणों को लेते हैं और उसका कारण क्या दिया हुआ है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं। बिल्कुल सही है, और दोनों एक दूसरे अभिकथन का आर जो है वो व्याख्या है और सही भी है। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या है, बाकी सब यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या है, अभिकथन वाला ही है। संवेदनशील अवधि एक विशेष समय को दर्शाता है जबकि जब बच्चे अपने वातावरण में निश्चित प्रकार की उत्तेजनाओं के प्रति विशेष रूप से अति संवेदनशील होते हैं। सही है कि संवेदनशील अवधि ऐसा अवधि होता है, यानी सेंसिटिव पीरियड ऐसा पीरियड होता है जब बच्चे किसी भी चीज़ को लेकर अत्यधिक क्या होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं, ग्रहणीय होते हैं, या फिर हो सकता है उसके लिए खराब भी हो जाए। ओके, तो इसका कारण क्या दिया हुआ है, विकास के प्रत्येक चरण में सामाजिक अपेक्षाएं विकासात्मक माइलस्टोन के रूप में संदर्भित हैं। अच्छा, यहाँ पे कारण अलग ही दे दिया है। यहाँ पे बात हो रहा है सेंसिटिव पीरियड, अभिकथन में बात हो रहा है सेंसिटिव पीरियड का, संवेदनशील अवधि का, जबकि रीजन में बात हो रहा है किसका, डेवलपमेंटल टास्क का। ओके, तो एक दूसरे से अलग है, हालांकि है दोनों ही सही, अभिकथन भी सही है कि सेंसिटिव पीरियड ऐसा पीरियड होता है जब बच्चे किसी भी चीज़ को लेकर बहुत अधिक सेंसिटिव होते हैं, और कारण जो है वो भी सही है कि डेवलपमेंटल टास्क या माइलस्टोन क्या होते हैं, जो हमें हमारे समाज से अपेक्षाएं होती है किसी भी व्यक्ति को लेकर, उसके चरणों को लेकर कि उसके इस चरण में इतने कार्य को करने आना चाहिए। तो दोनों ही सही है, परंतु रीजन जो है वो अभिकथन का व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ए और आर सही आंसर हैं और आर नहीं, व्याख्या नहीं कर रहा है, सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये भी नहीं होगा। आर सही है और ए गलत है, ये भी नहीं होगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि है 4 नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आप सभी को इस पूरे वीडियो को समझने में, प्रश्न को समझने में मज़ा आया होगा। अंत में आप लोग अपना अपना स्कोर अवश्य बता दें कि आउट ऑफ 30 कितना मार्क्स आया, और हाँ, एक लाइक कर दें ताकि हम मोटिवेट होते रहें और ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहें। सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।